जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करी थी और एक्सरसाइज 8.1 से पहले जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट थे या इस चैप्टर का जो बेसिक था वो मैंने बताने की कोशिश करी। आज हम एक्सरसाइज की करते हैं शुरुआत। एक्सरसाइज 8.1 एग्जाम्पल जितने हैं सबके सब इम्पोर्टेंट हैं, एक एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको मैं कराता हूँ, एग्जाम्पल खुद सॉल्व करना, जो नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, वही मनीष इधर क्या सोच रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब देखो जो बीच में रहता है, जैसे वो कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, जो बीच वाला लेटर है या जो बीच वाला वर्टेक्स है ट्राइंगल का, इस पर ही राइट एंगल बनाया करो हमेशा, ठीक है। हाँ, 90 डिग्री किस पर बन जाएगा, बी पर। ए यहाँ रख दो या सी यहाँ रख दो या इनको पलट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक हो गया। और फिर कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, देखो क्वेश्चन ने भी कहा है कि हमने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो बीच में होता है राइट एंगल हमेशा उसी पे बनाया करो, और आगे क्वेश्चन ने खुद इन्फॉर्म कर दिया, वो कह रहा है कि ए बी सी राइट एंगल एट बी, कि राइट एंगल किस पर बना हुआ है, बी पर। फिर कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखो हमको क्या क्या गिवन है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अगर हम अपने ट्राइंगल की बात करें, ये रहा ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। बात क्लियर। तो इसकी कितनी निकलना चाहिए 25। मैंने ट्रिपलेट बताए हुए हैं, नहीं अगर पेपर में टाइम बच रहा है तो सीधे सीधे लिख दो, बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट वी नो दैट इफ बेस एंड हाइपोटेनियस 24 and 7 then base and perpendicular 24 and 7 then hypotenuse will be 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी तरीका क्या है कि हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, यानी 25 निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से, कैसे निकालेंगे। अब मैं अपना ट्राइंगल पकड़ता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर, क्या होना चाहिए ए बी स्क्वायर, क्या होना चाहिए बी सी स्क्वायर। क्यों निकाल रहे हैं ए सी, क्यों निकाल रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ने वाली है। ए बिना ए सी के निकाले जो हमसे पूछ रहा है वो निकाल नहीं पाएंगे। जैसे अगर इसी ट्राइंगल में वो हमसे पूछ ले कि साइन बताओ, तो जब भी साइन को निकाला जाता है, साइन को निकालने में क्या हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, पड़ती है, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब भी कॉस निकाला जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगर हाइपोटेनियस नहीं होगा तो क्या साइन निकाल लोगे, कॉस निकाल पाओगे नहीं, तो इसलिए जरूरत पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तभी तक सॉल्व कर पाओगे जब ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास उपलब्ध हो, परपेंडिकुलर भी हमें मालूम हो, बेस भी पता हो और हाइपोटेनियस भी पता हो। अब हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, हमें यही तो निकालना है ए सी, ठीक है, ए सी निकालना है। ए बी कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, बी सी 7 और 7 का स्क्वायर 49, इनको जोड़ोगे तो 625 आएगा। तो ए सी की वैल्यू अंडर रूट 625, और अंडर रूट को जब भी हम हटाते हैं तो प्लस माइनस दो चीजें आती हैं, तो माइनस तो यहाँ आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि AC किसी साइड की लेंथ है और साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर, यानी ये साइड हमको कितनी मिल चुकी है 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बस आगे देख ले रहे हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साइन ए निकालो कॉस ए निकालो। तो देखो हम निकालते हैं साइन ए, ए का मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और साइन की वैल्यू देखो क्या होती है, पहले साइन का लिख लो फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी वाले इसको लिख लेंगे लंब बटे कर्ण, एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब देखो कौन से एंगल की बात कर रहा है, ए की, तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये रहा ए, यही तो है एंगल ए, इसके सामने कौन सी वाली साइड है बी सी, तो परपेंडिकुलर का काम तो यही करेगा। तो जहां परपेंडिकुलर लिखना है वहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये वाली साइड, हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है ए सी। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना निकल करके आएगा 7/25 आंसर। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि साइन कोस टेन कोट ये सब क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हैं, और रेशियो चाहे कहीं से भी हो, कुछ भी हो, हमेशा रेशियो
एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। कोई अगर पूछे कि 7/25 की क्या यूनिट होगी, तो कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, हमेशा चाहे किसी की बात करो, जैसे कल बात करते करते एक बार मैंने स्नेल का नियम बताया था। अगर स्नेल के नियम की बात करते हैं तो देखो स्नेल का नियम भी क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर ही तो होता है, और इसका रेशियो ही तो है, और इसी रेशियो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, होती नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट नहीं होती। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 100 बात की एक बात, कि जब भी रेशियो की बात आएगी हमेशा ही हमेशा यूनिट कट जाती हैं और वहाँ यूनिट ही नहीं होती है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं भाई, अपने क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो एक तो साइन ए हमसे पूछा और क्या पूछा है, कॉस ए। तो कॉस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस, एंगल ए के लिए बेस। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। तो बेस का काम कौन कर रहा है, 24, यानी बेस का काम कौन कर रहा है, ए बी, और हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, ए सी। ए बी की वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 25, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ भी और यहाँ भी, तो कुल मिला के फाइनल आंसर 24/25 आंसर आ गया। कोई दिक्कत लग रही है किसी को? कहीं दिक्कत नहीं। दूसरी बात और क्या हमसे पूछ रहा है, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी जब मैं निकालूंगा तो साइन का फॉर्मूला तो वही है, लंब बटे कर्ण। अब एंगल कौन सा लिया जा रहा है, सी। तो जब सी एंगल लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर का काम करेगा ए बी, हाँ या ना भाई, और हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी की वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 25 आंसर। आगे क्या पूछ रहा है, कॉस सी। तो कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का काम, अगर एंगल सी है तो आधार का काम हमेशा कौन करेगा, बी सी, और हाइपोटेनियस का काम कौन करेगा, ए सी, यानी कि 7/25। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ पाए थोड़ा बहुत? देखो यहाँ पर साइन और यहाँ पर कॉस एक जैसे हैं, यहाँ पर साइन और यहाँ पर कॉस एक जैसे हैं। क्यों? एंगल बदलने पर साइडें चेंज हो जाती हैं। जिस एंगल के लिए, यानी कि BC एंगल A के लिए अगर परपेंडिकुलर था तो BC एंगल C के लिए बेस का काम करेगा। समझ पाए? बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जिस एंगल की बात करी जाएगी उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। क्लियर हुई बात? नहीं आया सवाल समझ में? इतनी आसान ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, कर लो फटाफट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन फिगर, हमें फिगर दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। कितना आसान सवाल है यार, इससे आसान सवाल तो अभी बने नहीं है। देखो बात सुनो भाई, बात नहीं करोगे। क्वेश्चन कह रहा है tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब tan निकालने के लिए चाहे एंगल P की बात करो भैया, तब भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होने वाला है। एंगल R की बात करोगे तब भी परपेंडिकुलर बेस की बात चलेगी। मतलब जब तक ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास नहीं हो जाएंगी तब तक आंसर आने वाला है नहीं। तो ये तीसरी साइड निकालेंगे नहीं निकालेंगे? अब दो तरीके हमारे पास, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या ट्रिपलेट लगा दो। तो थ्योरम लगाऊं, थ्योरम लगाऊं? अरे मतलब अरे भाई पीछे भी तो देखो लोग भरे पड़े हैं कि थ्योरम लगाओ, तो लगाओ भैया। इन ट्राइंगल, बात नहीं करो यार, पी क्यू आर की जब मैं बात करूंगा तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 169। सुन लो, जिन्हें दिक्कत हो रही है वो सुन ले। हाइपोटेनियस यही तो है, इसकी वैल्यू है 13 और 13 का करना पड़ता है स्क्वायर, तो 169। और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और इसका ही तो हमको निकालना है। तो इसका क्या होता है, क्यू आर का स्क्वायर ही हमें निकालना है। 144 इधर आ जाएगा, तो 169 में से 144 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, और इसमें से इसे घटाओगे कितना आएगा, 25। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। और अगर थोड़ी सी बात याद हो तो ऐसा एक ट्रिपलेट भी बनती है हमारे पास, 12 13 5 है नहीं। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस 13 है और एक बता दे कि 12 है या 5 है, तो दूसरी हम खुद बता देंगे कि या 12 या 5। बात क्लियर है? तो सब कुछ हमें मिल गया, फटाफट निकाल दो। क्या निकालना है हमें? निकालना है tan p माइनस कॉट r। tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, कॉट की वैल्यू होती है आधार बटे लंब। अब देखो p के लिए लंब का काम कौन करेगा, ये यानी कि क्यू आर, और आधार का काम कौन करेगा, पी क्यू। और इसके लिए जस्ट हो जाएगा उल्टा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। होगा नहीं होगा भाई? नहीं, गलत बोल रहे हो तुम लोग। आधार देखो, एंगल आर की बात करोगे ना, एंगल आर के लिए तो आधार का काम क्यू आर करेगा,
और लंब का काम कौन करेगा, पी क्यू करेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें, यहाँ भी हो जाएगा 5/12 और यहाँ भी हो जाएगा 5/12, पूरे से पूरा कैंसिल, आंसर आ गया 0। आई बात समझ में, खत्म हो गया। भाई क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, समझ नहीं आई समझ में बात? बहुत आसान है, बस सिर्फ एक ही बात पकड़ के चलो कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसी एंगल के सामने वाली साइड को लंब कहते हैं। ठीक है, कर लो भाई, ये कर लो। फिर तीसरा क्वेश्चन एक बार समझाते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 3, इसमें साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है। अब हम एक बात ये जानते हैं, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, हम ये भी तो जानते हैं कि साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण होती है, होती है नहीं होती है? तो मतलब साइन ए की ये भी वैल्यू और साइन ए की ये भी वैल्यू, तो यहां से क्या मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 3/4 ही तो होनी चाहिए। अब ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, तो क्या P की वैल्यू डायरेक्ट 3 लिख दें या H की वैल्यू डायरेक्ट 3 लिख दें? नहीं। क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात के पीछे का मतलब समझने की कोशिश करो। देखो, हो सकता है यहां 3/4 ना होकर 6/8 लिखा हो, तो 2 से दोनों को काटा गया हो, यहां भी 3 आया हो, यहां भी 4 आया हो सकता है यहां 9/12 लिखा गया हो, तो जब 3 से काटा तो 3 3 9, 3 चौक 12। हो सकता है यहां 12/16 लिखा गया हो, तो यहां 4 3 12 और 4 चौक 16। मतलब क्या है, ये रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो बातें यहां से पकड़ो। पहली बात अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताई कि रेशियो का कभी भी कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि जो रेशियो है वो हमेशा सरलतम रूप में होता है। सरलतम रूप कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं 5/10 होता है ना, तो हम इसको काट देते हैं 1/2, उस वाली सिचुएशन पे ले जाके छोड़ते हैं कि अब नहीं कट सकता। जैसे देखो यहाँ 3/4 को और काट सकते हो नहीं, तो अब हमें यहां भाई क्या पता 3/4 ही हो, और 3/4 था, 3/4 ही लिखा है, कोई बुराई वाली बात नहीं। क्या पता 3/4 ना होके 9/12 लिखा हो और इसको काट के फिर 3/4 लिखा गया हो। मतलब यहां ना तो हम पूरी तरह से इस बात के लिए श्योर हैं कि 3/4 ही है, और ना हम इस बात के लिए श्योर हैं कि 3/4 के अलावा कुछ और भी था। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि देखो, जो ये वाला नंबर है ना, यहां इन दोनों जगह पर देखो, ध्यान से सुनना, यहां पर भी क्या कॉमन था। देखो मैं फिर समझा रहा हूं, 12 को 3 × 4 और 4 × 4 लिख सकते हैं, तो ऊपर नीचे का 4 कटा होगा तभी तो 3/4 आया, और ये लिखा है। 9 को क्या लिख सकते हो, 9/12 को, 9/12 को 3 × 3 और इसको 3 × 4 लिख सकते, 4 × 3 लिख सकते हो। तो देखो दोनों जगह 3 कॉमन था, वो तो उड़ गया, और 3/4 बचा, वो यहां लिखा है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 3 × 2 और 4 × 2, दोनों जगह 2 कॉमन था, 3/4 बचा, वही यहां लिखा पड़ा है। तो जो कॉमन नंबर है वो क्या है, ना मैं जानता हूं, ना तुम जानते हो, ना किताब जानती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो उसी कॉमन नंबर के झंझट को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, ये किया जाता है कि था कितना हमारे पास 3/4, तो हम इसमें अपनी तरफ से एक वैल्यू के, अपनी तरफ से k को ऐड कर लेते हैं कि जो कॉमन नंबर कट रहा है, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 16 हो, चाहे 18 हो, वो कौन सा नंबर कट रहा था, k कट रहा था। कोई ये कहना चाहे कि यहां 3/4 ना होकर 9/12 था, तो मैं कहूंगा भैया जो k है ना वो 3 रहा होगा। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, आ गया 9/12। तो जो कॉमन नंबर कटता है उसकी जगह ये करते हैं। अब जितना मैंने बताया, हो सकता है बात समझ में नहीं आई हो, तो अब इसका एकदम कतई क्रीम वाली बात समझ लो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन सीधे सीधे वैल्यू देगा कि ए बी की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3, तो डायरेक्ट वैल्यू उठा करके रखो और सीधे वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब भी क्वेश्चन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रेशियो के फॉर्म में देगा, तो उस समय हम इस रेशियो को सीधे यूज ना करके इसके साथ में k का यूज करते हैं। आई बात पकड़ में? हाँ, जब भी अपॉन वाली नंबर आएंगे हमेशा उनके साथ में k अपनी तरफ से लिख देना, और अपनी तरफ से k लिखोगे और तुम समझ भी नहीं पाओगे कि जैसे आया वैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है और बिना बताए चला जाता है कि हम चले भाई, तुम्हारा आंसर आ गया, हम चल रहे हैं।
ठीक है भाई, समझ में आ रही नहीं क्या कहना चाह रहा हूं? अब सुन लेना ध्यान से। देखो जैसे ही तुमने इसको 3k 4k माना तो इस कंडीशन में तुम्हारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3k और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 4k। अब कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें इसको एंगल A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, क्योंकि एंगल A की ही तो बात चल रही है, तो A के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4k। तो क्या मुझे ये नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर भाई काम स्टार्ट करो, ध्यान से देखते रहना, बस अभी सब समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम जब मैं लगाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या होना चाहिए? AC का स्क्वायर होना चाहिए, BC का स्क्वायर होना चाहिए, AB का स्क्वायर होना चाहिए। नहीं, AC की वैल्यू कितनी है? 4k। AC की वैल्यू 4k है ना, तो यहां लिखो 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3k का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है पता नहीं, निकालना ही तो चाह रहे हैं। 4k का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर 16, k स्क्वायर 9, और यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर प्लस यहाँ क्या कर दोगे? AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात आ रही है क्या? नहीं। अब देखते रहो, लिखो मत अभी। ये 9k इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 9k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा AB स्क्वायर। कोई बुराई वाली बात नहीं। 16 में से 9 चले गए, 7k स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ AB स्क्वायर की वैल्यू 7k स्क्वायर आई। अब हमें AB स्क्वायर थोड़ी चाहिए यार, हमें तो AB चाहिए। तो AB निकालने के लिए यहाँ रखो AB और इस पूरे के ऊपर लगा दो अंडर रूट, और यहाँ से क्या होने वाला है? k के ऊपर तो स्क्वायर है, तो k तो अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, और 7 के ऊपर है नहीं, तो 7 ऐसे ही चिपका रहेगा। AB की वैल्यू कितनी निकल करके आई? k अंडर रूट 7। कोई बुराई वाली बात क्या? नहीं। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दो। सारा का सारा खेल ट्राइंगल की तीसरी साइड को फाइंड आउट करने का है, अदरवाइज तो क्वेश्चन एक लाइन का है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है। देखो क्या पूछ रहा था? कॉस से पूछ रहा है ना। एक मिनट प्लीज इधर सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन कॉस से पूछ रहा है, यही वाला तो एंगल है, एंगल के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण, बच गया तो आधार। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार का काम कौन कर रहा है? AB, और कर्ण का काम कौन कर रहा है? AC। AB की वैल्यू k अंडर रूट 7 और AC की वैल्यू 4k, तो इससे ये कट जाएगा। कितना आया? अंडर रूट 7/4। आंसर खत्म। दूसरी बात हमसे पूछ रहा है tan A। tan होता है लंब बट्टे आधार। लंब का काम कौन करेगा? अगर एंगल A है तो लंब का काम करेगा BC, और आधार का काम करेगा AB, और BC की वैल्यू है 3k और इसकी वैल्यू है k अंडर रूट 7। k से k खत्म, 3/√7। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अभी सुनो ध्यान से, लिखना मत, अभी सुनो। अगर मैं यहां, अब तुम कहोगे कि सर अगर हम k न मानते, k को मानने न मानने का कोई फर्क पड़ रहा है? अगर हम k नहीं मानते तब भी तो हमारा आंसर सेम आता। बिल्कुल बात सही है। k नहीं मानोगे, कहीं से कहीं तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है। अगर सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ k ना लिखें, यहाँ k ना लिखें, इसकी वैल्यू 3 रहेगी, इसकी वैल्यू 4 रहेगी। यहाँ स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 चले जाएंगे, यहाँ सिर्फ 7 बचेगा। अब हम k नहीं मान रहे हैं तो k आएगा ही नहीं, खाली 7 बचेगा, और 7 का अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट 7 आ जाएगा, और इसके बट्टे में अंडर रूट 7 के बट्टे में 4, 3 के बट्टे में अंडर रूट 7। k जब था ही नहीं तो कटेगा क्या? जो आंसर है वही आएगा। लेकिन तो हम k मान क्यों रहे हैं? जब k के मानने ना मानने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक्चुअल मेथड क्वेश्चन के करने का यही है। बिना के माने हो सकता है कि जो डिजिट वो उसने कॉमन वाले नंबर को काट करके सिंपली फॉर्म में रेशियो लिखा है, और वो तुम उस डिजिट को भूल करके सीधे सिंपल फॉर्म यूज कर रहे हो, तो वो चीज गलत मानी जाएगी। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार और सुन लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5/10 या 10/20 या 20/40 ये सब अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं? नहीं, सब का मतलब एक ही है। इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 1/2। लेकिन जब असली में देखोगे तो सब अलग अलग है। वैसे देखने में सब 1/2 हैं, लेकिन जब पीछे जाके थोड़ा देखा तो सब अलग अलग निकल आए। तो वही चीज है, असलियत में तो 3/4 देखने में तो लग रहा था, लेकिन क्या पता ये वास्तविकता में 3/4 ना होकर के कुछ और रहा हो, और वो हमने रेशियो काट के सिंपल कर लिया हो। तो इसलिए k को मानना जरूरी है। क्या k वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ? आ गया। दो बातें, पहली बात अगर सीधे वैल्यू देगा तो डायरेक्ट लिख दो, और रेशियो के फॉर्म में देगा फिर हम k के थ्रू अपने आंसर को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? लिख लो इसे फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पता क्या कहना चाह रहा है? 15 cot A है।
कॉट के आगे 15 भी लिखा है, ये तो देखो, ठीक है। 15 कॉटे बराबर 8 लिखा है। अब देखो यहाँ बहुत आसान सवाल है, सुनो सुनो, हमें यहाँ थोड़ी कुछ रखना होता है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, कहाँ ले जाओ 8 के बट्टे में, तो कॉट ए की वैल्यू 8/15 हो गई। और हम जानते हैं कॉट का मतलब होता है क्या, आधार बट्टे लंब होता है। तो एक ऐसा ट्राइंगल, अब देखो मानना तो के ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा, मैंने ही बताया रेशियो में बात करोगे तो के मान लोगे, इसको भी के लिख दूंगा, इसको भी के लिख दूंगा। आधार की वैल्यू कितनी हो गई 8 के, लंब की वैल्यू 15 के। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें आधार 15 और लंब, आधार 8 हो और लंब 15 हो, तो उसका कर्ण पता कितना होता है 17, खत्म। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम का इन दोनों में यूज करना, आंसर आ जाएगा। 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64, 225 + 64 = 289 एंड 289 द स्क्वायर रूट ऑफ 17। ये इनका 17 का वर्ग हो गया। अब सब कुछ तो तुम्हें मिल गया। क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है इसमें, साइन ए पूछ रहा है। तो देखो साइन ए निकालेंगे, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। के तो बेचारा कहेगा हमें मार दो भैया, आगे बढ़ो तुम अपना, अगर हमें मार के तुम्हें खुशी मिल रही है तो मार दो, ऐसे ही तो कहते हैं लोग, अगर हमें मार के खुशी मिल रही है तो तुम खुश हो लो। फिर क्या पूछ रहा है sec के, और sec कितना होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 17 के, आधार कितना है 8 के से के खत्म, और 17/8 इस क्वेश्चन का आंसर। बात पकड़ में आ रही है। मतलब तुम अगर इन्हें 3-4 बार कर लोगे तो मैंने इस तरीके से तुम्हें सिखा दिया है कि तुम मतलब पेन भी नहीं उठाया करोगे, सीधे सीधे करोगे क्या दिया है साइन 5/17। बस ऐसे जैसे वो होता है ना पुरानी फिल्मों में, राजा साहब बैठते हैं, कोई पूछता है क्या, इतना खत्म, ऐसे करके आंसर बताया करोगे तुम, ठीक है। लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस की देर है बस। तो ठीक है, 5वां क्वेश्चन खुद करके लाओगे। और आज की क्लास फिर यहीं बंद करते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।